सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए ब्लड रिलेशन करवाते हैं। और हमारे 300 पजल सीरीज चल ही रहा है, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं कोटेशन ऑफ द डे से। ये है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब मतलब कि मेहनत तो करना पड़ेगा। आप जितना भी ज्यादा मेहनत कर पाए उसके बाद में उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसे माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं, व्यूज के लिए जाते हैं कि वहां से ब्यूटी बहुत अच्छा होता है। बट हम लोग बस ब्यूटी सोच के जाते हैं, बट उसके रास्ते बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। कहीं भी बोला जाए, कोई अंटार्कटिका जाता है, कोई मतलब सी का हो या फिर माउंटेन, कहीं का भी व्यू के लिए लोग जाते हैं। तो और वही तो रियल लाइफ में भी वही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि आपको कुछ पाना है तो आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी, जितना आप लोग कर पाए अपना 100% दीजिए 6 महीने में, और रिजल्ट लेके जल्दी से निकलिए। ये फेज को जितना जल्दी हो सके पार करिए, क्योंकि आगे आराम तो नहीं रहेगा, बट और आप इससे ज्यादा हार्डशिप फेस कर पाएंगे। अगर आप ये 6 महीनों में पढ़ाई करके ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। आप लोग को, आपको पता ही होगा आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं बोल के बस आप लोग को याद दिला रही हूँ ताकि आप लोग अपने लक्ष्य से ना भटके। तो यही पॉजिटिविटी के साथ में मेहनत करते रहना है। और आज का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। बहुत छोटा क्वेश्चन है लग रहा है। 6 मेंबर की फैमिली है, ZYCAXB। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, यानी कि अगर हस्बैंड है तो वाइफ भी होगा, मम्मी पापा हैं, कभी भी अकेले पेरेंट नहीं आएंगे। ठीक है जी। और आपको पता है ब्लड रिलेशन में हम लोग मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ओके। और जनरेशन का मतलब, जनरेशन ऐसे जाता है, एक जनरेशन यहाँ, दूसरा जनरेशन यहाँ। यहाँ 3 जनरेशन नहीं है, ये लिखा हुआ है देयर इज ओनली 2 जनरेशन, यानी कि बस इतना ही जाएगा, तीसरा जनरेशन नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, बी इज द ओनली सन ऑफ ए। ए का ओनली सन है, सन है मतलब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। बी सन है मतलब बी बेटा है ए का। ठीक है, बी इज द ओनली सन, बी है ओनली सन ए का सन है। ठीक है जी। वाई इज द मदर ऑफ सी। सी की मदर है, यानी कि मम्मी ऊपर रहती है, मदर है वाई। ठीक है, वाई इज द मदर ऑफ सी। इनका दोनों का रिलेशन अभी नहीं पता हम लोग को। ठीक है, अब देखिए, एक्स इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी। पेटर्नल मतलब पापा की तरफ से, मैंने बताया है ना, पेटर्नल पापा की तरफ से, मैटरनल मम्मी की तरफ से। तो सी का पेटर्नल अंकल मतलब चाचा है एक्स। चाचा कैसे होगा? ये जो वाई है इनके हस्बैंड होंगे कोई, और वही हस्बैंड का ये भाई होगा। अंकल बोला है, आंट नहीं बोला। ठीक है, तो ऐसे सी का पेटर्नल अंकल है एक्स। ठीक है, अब जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ए का सन इन लॉ है। अब ए का सन इन लॉ कैसे होता है? यानी कि ए की जरूर कोई बेटी भी होगी, ए का कोई बेटी भी होगी ना, ए की कोई बेटी भी होगी, उसी का हस्बैंड होगा, यानी कि जो भी ए की बेटी होगी वो बी के लिए क्या होगी? सिस्टर होगी। और वही सिस्टर का कौन होगा? हस्बैंड होगा जेड। ठीक है जी, समझ में आया? जेड सन इन लॉ है, सन होता तो इसका भाई हो जाता, लेकिन सन इन लॉ है मतलब दामाद है, ए का दामाद है जेड। तो दामाद कैसे होता है? ए की बेटी होगी कोई तो वही दामाद होगा। अब यहां तक तो हो गया। अब इसको इस चीज को कैसे कनेक्ट करे बताइए, कैसे कनेक्ट करे? 2 जनरेशन का ही बात बोल रहा है, नीचे ऊपर और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यही 2 जगह रहने वाला है हमारा। तो देखिए, ये 2 जनरेशन, ये नीचे का जनरेशन सेकेंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का लाइन है, ये सेकेंड जनरेशन का लाइन है जी।
क्योंकि इसको अगर हम ऊपर यहाँ लेते हैं तो थर्ड जनरेशन का बात चला जाएगा, जो कि नहीं करना है। इसको अगर हम लोग इसको नीचे लेते हैं तो भी थर्ड जनरेशन चला जाएगा, बट जो 2 जनरेशन का ही बात है, यानी कि ये पैरेलली ही कुछ चलेगा, ऐसे चलेगा। सी जो है वो बहन होगी बी की, और ए सी की मम्मी है, वाई सी की मम्मी है। सी की मम्मी अगर वाई है तो ए पापा है। कुछ भी गलत बात बोले हम अभी तक? जब ए के पापा हो गए हैं, यहाँ पर चाचा के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ए का ही यहाँ पर जो डैश था वो ए ही था, और ए का ही भाई है एक्स। 1 2 3 4 5 6 बन गया, बन गया। कैसे किए हम लोग फिर से देखते हैं। 2 जनरेशन की बात हो रही है, 2 जनरेशन ऐसे डिनोट होता है, हम लोग को पता है। तो ये ऊपर वाला जनरेशन को हमको यहाँ फिक्स करना था। क्या फिक्स करना था? ए का जेंडर हम लोग को नहीं पता था, और यहाँ पर पता था कि सी की मदर है वाई। तो जब सी की मदर है, यानी कि सी के फादर भी होंगे, क्योंकि मदर फादर दोनों होने वाले हैं, नो सिंगल पेरेंट है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यानी कि यही ए को फादर मान लिए। फादर मान लेने के बाद में यहाँ उसी के भाई है एक्स, उसी के भाई है। अगर ऐसे में करने से कुछ गलत हो जाता तो हम लोग कुछ आगे देखते हैं, बट ये हमारा पूरा बैठ चुका है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल बी द वाइफ ऑफ ए रिलेटेड टू एक्स? ए रिलेटेड टू एक्स नहीं बोल रहा है, ए कौन है एक्स का नहीं बोल रहा है। ए की जो वाइफ है, एज वाइफ जो है वो कौन है? वो कौन है? एक्स की। एक्स की कौन लगेगी? ए की जो वाइफ है वो एक्स की कौन लगेगी? एक्स की कौन है? भाभी लगेगी। भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बेटी लगेगी? नहीं लगेगी। मदर इन लॉ लगेगी? मदर इन लॉ कैसे लगेगी? नहीं लग सकती है। मदर लगेगी? नहीं लगेगी। सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है। हाउ सी इज रिलेटेड टू ए? सी कौन है? ए का। सी कौन है? ए का। ए का सी डॉटर है, बेटी है ना जी। हाउ एक्स रिलेटेड टू ए? एक्स कौन है? ए का। एक्स कौन है? ए का। एक्स है भाई है, सिर्फ और सिर्फ भाई है, बस। आंसर देखते हैं। बी ए ए, बी ए ए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा समझने वाला था। ये आपका क्लैरिकल प्रीलिम्स में का लेवल का था। ठीक है, मैं हर लेवल का क्वेश्चन करवाती हूँ, हार्ड का भी करवाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक्स पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सब आप लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ताकि आप लोग एक बार प्रो हो जाएं नेगेटिव मतलब मेल फीमेल रिलेशन में। उसके बाद में इससे 8 लोग 9 लोग ऐसे करके, और 3 जनरेशन वाले भी मैंने करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाया है, वो भी मैंने करवाया है बाय द वे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है, और ये मेरा चार्ज भी खत्म हो रहा है। मुझे 2 मिनट का भी वक्त मत दीजिए, मुझे बस 1 मिनट का वक्त दीजिए, बस मुझे चार्ज में लगा देना होगा। क्या करूं, इतना ज्यादा पीडीएफ बनाने में, इतना ज्यादा ये सब करने में मेरा चार्ज खत्म हो जा रहा है। हो गया। तो अब शुरू करते हैं। ये हमारा हो चुका है। आप लोगों को अभी क्या लग रहा है, वीडियो खत्म हो गया? नहीं जी, हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, स्टैटिक करंट अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का आप लोग को पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, और आप लोग को अगर ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन डेली चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी 5 क्वेश्चन का, नहीं तो फिर मुश्किल है। क्योंकि खुद से मोटिवेट होकर मैं कितना पढ़ाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग को भी थोड़ा तो रेसिप्रोकेट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड गिवन टू द स्टेट्स टू रीपे द वे एंड मीन्स एडवांसेस एक्सटेंडेड टू देम बाय आरबीआई? बाहर बहुत ज्यादा अच्छा हवा चल रहा है, रूम में गर्मी लग रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है कि वे और मीन्स एडवांसेस जो है एक्सटेंडेड टू देम, किसको? स्टेट्स को जो दिए जाते हैं, उसका मैक्सिमम रीपेमेंट टाइम कितना होता है? कितने महीने में स्टेट्स को वापस करना पड़ता है आरबीआई को? तो इसका आंसर है, मुझे पता है जहां तक, मुझे जहां तक पता है 3 महीने देते हैं शायद। 3 महीने देते हैं, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा हाँ सही है। देखिए आंसर है डी, जो कि डी था, मैंने बोला ही था। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं इसका सोल्यूशन।
वे एंड मीन्स एडवांसेस आर एक्सटेंडेड बाय आरबीआई टू द स्टेट्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू मीट टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो। कैश फ्लो में जो टेम्पररी मिसमैच होता है उस स्टेट्स को, उसके लिए आरबीआई उसको लोन देता है, पैसा देता है। द स्टेट्स कैन रीपे द एडवांस विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज मतलब 3 महीना, 90 days. There is no such facility given to the central bank by central government by the central bank. ठीक है, ये सिर्फ स्टेट को देता है। और उसके बाद में क्या है, वे एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, गाइडेड बाय सेक्शन 17 ऑफ का 5 क्लॉज में ऑफ आरबीआई एक्ट 34। ये वे एंड मीन्स एडवांसेस का क्वेश्चन तो अच्छा है, बट ये टाइम लिमिट ही बस, इससे बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो 90 डेज वाला। पिछले क्वेश्चन से मैंने करवाए हैं, उसमें 1 से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कितना टाइम लिमिट देता है आरबीआई स्टेट्स को अपना वे एंड मीन्स एडवांसेस का पैसा को रिफंड करने में। तो ये देता है बस 3 महीने। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड बाय आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या क्या रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस किस चीज का होता है? तो यहाँ पर किस किस चीज का होता है बताइए, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? ये सारे मैं जो करवा रही हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उससे मैं करवा रही हूँ। ठीक है, गोल्ड का होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है आईएमएफ का, ये भी होता है, और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन ये भी होता है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बारे में देखते हैं। आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास ही सारा पावर होता है। द रिजर्व, अभी रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, कुछ टाइम पहले कितना गोल्ड रिजर्व आया इंडिया में, कितना मेट्रिक टन कुछ ऐसे ही था गोल्ड वापस आया है। ठीक है, याद नहीं है मुझे, कमेंट करिएगा आप लोग पढ़ के। ठीक है, द रिजर्व्स इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड, special drawing rights with IMF, the IMF reserve position. The foreign exchange are dealt with India by the authorized dealer as per the FIMDA guidelines. ठीक है, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। अगर आप लोग को ये सब चीज लॉन्ग में मैं बताऊं, इफ यू गाइज वांट कि मैं ये सारी चीजों को पूरा डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करूं, ये सारी गाइडलाइंस के बारे में, तो वो मैं ऐसे नहीं करूंगी जब तक आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। नहीं करूंगी मैं, मुझे चाहिए कि आप लोग इंटरेस्ट शो करें, आप लोग वीडियोस देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तब मैं जाके इन सब चीजों को और बड़े सब जो कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं, जो आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे, उनको भी मैं खोल के रख दूंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, आईएमएफ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, उतना नहीं बताऊंगी। मैं बस एक क्वेश्चन करवाऊं, आप लोग पहले मुझे बताएंगे कि आप लोग को इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं करवाऊं कि नहीं। अगर मैं 5 करवा रही हूँ, 5 करवाऊं कि नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, या फिर सिर्फ रीजनिंग पढ़ा के छोड़ दूं, ये भी बताइएगा। ठीक है, सो ऑन दिस नोट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आज, मैंने बस 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मुझे आप लोग का रिस्पांस चाहिए पहले, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनसे मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे मतलब रेगुलर व्यूअर है ना, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग के बेस पर ही आगे चलाऊंगी। इसको चलाना है कि नहीं, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ऑन दिस नोट मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जो मैंने पूछा है उसको बताइएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात करके ही आगे बढ़ सकते हैं और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।